Good morning, students. So let us begin our IP class. We have already seen what keywords are and what identifiers are. Let us revise it once, and then we will be moving to our next topic. So what keywords were? Keywords were generally the words that convey special meaning to the compiler or interpreter, whatever it may be. In our case, in Python's case, it will be interpreter. Keywords are what they are some reserved characters which have some special purpose. They are made for some special purpose and some special meaning they have for the compiler or interpreter. That's why the keywords are called as the reserved characters. All right, we cannot use it for our general purposes. And the next thing is they have also given us some these pink boxes showing us some of the words which are known as keywords. All right, so after this we saw what identifiers were. Identifiers, what I explained you was, what were identifiers were basic building blocks. ऑल राइट, ये कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जब हम कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज लिख रहे होते हैं या डिफाइन कर रहे होते हैं हमारे प्रोग्राम्स में, तो उस समय जनरल टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए आपको कहीं ना कहीं इन आइडेंटिफायर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि ये पिछला पेज है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जैसे कि ये लिखा हुआ है नेम, ये लिखा हुआ है एज, ये लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये आइडेंटिफायर्स की कैटेगरी में आती हैं। मतलब नेम तो वहाँ पर कुछ एक वैल्यू दिया है, एज तो वहाँ पे कुछ वैल्यू दी है, कंट्रीब्यूशन तो उसके सामने कुछ एक वैल्यू दी है। तो इस तरीके से जहाँ पर आपको कुछ जनरल टर्म्स को डिस्क्राइब करना होता है, तो उनको डिस्क्राइब करने के टाइम पर आप लोगों को क्या करना होता है, तो आप लोगों को वहाँ पर आइडेंटिफायर्स का यूज़ करना होता है। आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स थे जहाँ पे लेटर्स और डिजिट्स आ सकते हैं। पहले कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है वहाँ पर हमेशा लेटर ही होना चाहिए, डिजिट नहीं चलेगा। अंडरस्कोर भी एक लेटर की कैटेगरी में आता है। अपर केस, लोअर केस दोनों डिफरेंट होते हैं। अपर केस को ये अलग काउंट करता है, लोअर केस को ये अलग काउंट करता है। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ लिख कर बताई है कि ये जो लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या क्या कैरेक्टर्स आ सकते हैं, क्या क्या डिजिट्स आ सकती हैं, तो 0 से 9 सारे के सारे यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो डिजिट्स, बट फर्स्ट प्लेस पर वो नहीं होना चाहिए। ये एक सिंगल कंडीशन है। केस सेंसिटिव होती है, ये यहाँ पर बताया हुआ है। उसके बाद लास्ट के 2 पॉइंट्स, आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड, क्योंकि कीवर्ड पहले से कुछ रिजर्व्ड कैरेक्टर्स होते हैं, तो इसीलिए कीवर्ड्स को हम आइडेंटिफायर्स की जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट जो लिखा है उसको रीड करते हैं। एन आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट फॉर अंडरस्कोर, है ना। तो आइडेंटिफायर में अंडरस्कोर के सिवा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर कंटेन नहीं करना चाहिए उसको। तो ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को 2 बॉक्सेस दिए हुए हैं। पहले बॉक्स में आपको बताए हुए हैं कि कौन कौन से वैलिड हैं, और दूसरे बॉक्स में बताए हुए हैं कि कौन कौन से इनवैलिड हैं अलॉन्ग विद द रीजंस। यू ऑलरेडी गॉन थ्रू ऑल दिस थिंग्स इन अवर प्रीवियस क्लास, सो लेट अस नाउ मूव फर्दर। अब जो तीसरा एक टोकन आता है, तीसरा टाइप का जो टोकन आता है उसको बोला जाता है लिटरल्स। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी है। वी विल ट्राई टू कवर हाफ ऑफ लिटरल्स टुडे एंड हाफ इन अवर नेक्स्ट क्लास। तो लिटरल्स क्या होता है? लिटरल्स आप कह सकते हो कि जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, उन कांस्टेंट वैल्यूज़ को जब कभी आप आपके प्रोग्राम्स में यूज़ करते हो तो उसके लिए जो टर्म है वो होता है लिटरल्स, है ना। तो आप डेफिनेशन अगर बोलोगे तो क्या बोलोगे? व्हाट आर लिटरल्स? लिटरल्स आर सम आइटम्स, सम वैल्यूज़ विच आर फिक्स्ड, है ना। जब वो जो वैल्यूज़ जो कि कुछ फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं, जहाँ पर हम कोई फिक्स्ड वैल्यू यूज़ करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं कि वो लिटरल्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पिछले पेज पर आऊँ तो ये देखिए, यहाँ पर नेम इज इक्वल्स टू आन्या। आन्या के सिवा कोई और नाम आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, तो ये एक फिक्स्ड लिटरल है। उसके बाद एज इज इक्वल्स टू 15, हमेशा आउटपुट में क्या आएगा? प्रिंट करेंगे। अगर इसे स्क्रीन पे जब आप देखोगे यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा है, तो हमेशा वहाँ पर आन्या, एज 15, कॉन्ट्रीब्यूटेड 710.75, यही आंसर आना है। अब जितनी बार इसको रन कर लो, नाम कोई आन्या से अनय नहीं हो जाएगा, कुछ और नहीं हो जाएगा, आन्या से आर्यन नहीं हो जाएगा, एज 15 से 150 नहीं हो जाएगी, 51 नहीं हो जाएगी, 60 नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, ये एज चेंज नहीं हो रही है। ये मतलब कैसी वैल्यूज़ हैं? ये लिटरल वैल्यूज़ हैं। क्यों है लिटरल वैल्यूज़? क्योंकि ये वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं, ये वैल्यूज़ चेंज नहीं हो रही हैं, तो इनको हम लिटरल वैल्यूज़ कहेंगे। क्योंकि अभी क्या होगा, आगे चलेंगे ना अपन, जब जैसे जैसे प्रोग्रामिंग करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो, जहाँ पर आप ये नेम नाम का आपने एक आइडेंटिफायर दिया,
अब इस आइडेंटिफायर पे यहाँ पर तो आपने आन्या लिख दिया, पर आगे चलकर आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर यूज़र मतलब जो भी इस प्रोग्राम को रन कर रहा होगा वो यहाँ पर कुछ भी नाम डाल सकता है। तो जब वो ऐसा कुछ करेगा तो वो लिटरल नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। बट अभी जब हम बेसिक स्टेप पर हैं, जब हम प्रोग्रामिंग सीख ही रहे हैं, तो यहाँ पर नेम आन्या फिक्स है, एज 15 फिक्स है और कॉन्ट्रीब्यूशन 710.75 फिक्स है। जब ये सब चीज़ें फिक्स हैं तो ऑलरेडी आपको एक चीज़ ये पता चलेगी, जब कोई चीज़ फिक्स होती है तो वहाँ पर आप लोग क्या टर्म यूज़ करते हो, तो वहाँ पर आप लोग जो टर्म यूज़ करते हो वो होती हैं लिटरल्स। अब जो लिटरल्स होते हैं ये भी जनरली डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर इन्होंने बताए हुए हैं 5 टाइप के लिटरल्स बताए हुए हैं। अभी पिछले एग्जाम्पल में जो आन्या वाला भी पेज अपन ने देखा था, वहाँ पर आन्या क्या था, एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स था, तो कैरेक्टर का सेट था, मतलब वो स्ट्रिंग लिटरल था। एज इज इक्वल्स टू 15 लिखी हुई थी, अब एज इज इक्वल्स टू 15 लिखी हुई थी मतलब क्या हुआ, वो एक नंबर था। अब जब वो नंबर था तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, तो नंबर जो होता है वो यहाँ पर एक न्यूमेरिक कैटेगरी में आएगा। अगर यहाँ पर हम कोई और भी चीज़ अगर डिफाइन करते हैं, अभी तो अपने को 2 ही चीज़ें पता चली है यहाँ पर, क्योंकि अपन अभी बहुत बेसिक मोड पे है, बिगिनर मोड पे है, तो यहाँ पर हमने 2 ही टाइप के देखे हैं। और भी बहुत सारे टाइप के लिटरल्स यूज़ किए जा सकते हैं, जो कि होते हैं बुलियन। बुलियन क्या होता है मैं आपको आज ही अभी आगे बताऊंगा। स्पेशल लिटरल्स भी कुछ होते हैं, जिनमें पहला वो जिन्होंने जो हमको समझाया है यहाँ पर समझने जैसा जो है वो है नन। नन भी एक लिटरल है, क्या होता है ये, क्या करता है ये हमको पता चलेगा। और कुछ और लिटरल कलेक्शंस करके यहाँ पर इन्होंने एक टॉपिक दे रखा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब हम इनको देखते जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रिंग लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं, लिटरल्स आर सम डेटा आइटम्स विच है फिक्स्ड वैल्यूज। तो ये इसकी डेफिनेशन आपको याद रखना है, ठीक है। अब पहले टॉपिक पे आते हैं जो कि है स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है, पहले तो आप समझो स्ट्रिंग क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने लिखा, देखो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ, ये मैंने लिखा है जैसे एच, तो एच जो है ये एक कैरेक्टर है, ठीक। मैंने यहाँ पर लिखा ई, ये ई क्या है, ये ई एक कैरेक्टर है। मैंने यहाँ पर लिखा एल, एल क्या है, एल भी एक कैरेक्टर है। एक और एल, ये भी एक कैरेक्टर है। और ये लिखा मैंने ओ। तो ये 5 जो है ये इंडिविजुअली क्या है, ये इंडिविजुअली कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। इनको हम स्ट्रिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर। पांचों जो ये है, जो ये पांचों के पांचों क्या है, ये कैरेक्टर्स हैं। ऑलराइट, इनको हम क्या बोलेंगे कि ये कैरेक्टर्स हैं। अब ये कैरेक्टर्स ऐसे कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं कि ये 2 हों या ये 5 हों, तो ये भी क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे भी कैरेक्टर्स ही कहलाएंगे या स्ट्रिंग्स ही कहलाएंगे, ठीक है। हमेशा जब कभी भी हम कोई भी से पाइथन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, जब कभी भी कोई हम लिटरल पास करते हैं, मतलब कोई फिक्स्ड वैल्यू पास करते हैं, और अगर वो स्ट्रिंग टाइप का लिटरल है, ठीक है, अगर वो स्ट्रिंग टाइप का लिटरल है तो ज़रूर से उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास किया जाता है, ठीक। पाइथन तो एक स्पेशल लैंग्वेज है, बहुत इजी है, तो यहाँ पर सिंगल कोट में भी स्टोर किया जा सकता है। नहीं तो जनरली जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो डबल कोट्स में इनको स्टोर करती है। ऑलराइट, तो देखते हैं हम यहाँ पर इन्होंने क्या क्या डेफिनेशन हमको दी हुई है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या ये चीज़ हमको क्लियर है या नहीं। ऑलराइट, द टेक्स्ट एनक्लोज्ड इन कोट्स फॉर्म अ स्ट्रिंग लिटरल इन पाइथन। अब देखिए, अ टेक्स्ट एनक्लोज्ड इन कोट्स, अब कोट्स बोला इन्होंने, ऐसा नहीं बोला सिंगल कोट डबल कोट, ठीक है। जब इन्होंने नहीं बोला सिंगल कोट डबल कोट, तो यहाँ पर इसका कुछ मीनिंग होगा। यहाँ इसका यही मीनिंग है कि पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्ट्रिंग्स को सिंगल कोट एज वेल एज डबल कोट दोनों में लिखने की छूट देता है। वी आर फ्री टू यूज सिंगल कोट फॉर स्ट्रिंग्स एज वेल एज डबल कोट्स फॉर स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तीनों एग्जाम्पल्स है तो स्ट्रिंग्स ही। पहला जो ए है वो एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर इटसेल्फ इज अ स्ट्रिंग। अगला है ए बी सी, ये सिंगल कोट में लिखा हुआ है, और उसके बाद वाला है ए बी सी, वो डबल कोट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये तीनों के तीनों क्या है, इन्होंने क्या बोला, ऑल दीज 3 आर स्ट्रिंग लिटरल्स इन पाइथन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इन्होंने सिंगल कोट में भी लिख के दिए हैं और कुछ इन्होंने डबल कोट में भी लिख के दिए हुए हैं। ऐसा इन्होंने इसलिए किया है ताकि ये हमको क्लियर हो जाए कि पाइथन के अंदर हम सिंगल कोट डबल कोट दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, आगे देखते हैं। कुछ इन्होंने बताया दूसरी लैंग्वेजेस के से कंपेयर करके, अनलाइक मैनी अदर लैंग्वेजेस बोथ सिंगल कैरेक्टर एनक्लोज्ड इन कोट सच एज ए, जो सिंगल कोट है, सिंगल कैरेक्टर है, और एक्स और मल्टीपल कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन
कोड्स सच एज ABC और XYZ आर ट्रीटेड एज स्ट्रिंग इटरेटर्स। दूसरी लैंग्वेजेस में क्या होता है, जब कभी आपको कोई सिंगल कैरेक्टर एनक्लोज करना होता है या सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू होती है तो उसको सिंगल कोट में लिखते हैं। जब एक से बड़े कोई वैल्यूज को लिखना होता है तो उसको डबल कोट में लिखते हैं। पाइथन के साथ छूट है, पाइथन के साथ आप ऐसा भी लिख सकते हो, सिंगल कोट में XYZ वो भी चलेगा, डबल कोट में XYZ या ABC वो भी चलेगा। सिंगल कोट में भी लिखोगे तो वो गलत नहीं है, वो पाइथन के अंदर बिल्कुल सही है। तो ये एक एडवांटेज है कि आपको ध्यान नहीं रखना है कि कब मुझे सिंगल कोट यूज़ करना है और कब मुझे डबल कोट यूज़ करना है। ये सारे के सारे यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिटरल के तौर पर ही ट्रीट किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इतना क्लियर होगा स्ट्रिंग लिटरल क्या होते हैं, जिनमें कैरेक्टर्स का सेट या कैरेक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं उनको स्ट्रिंग लिटरल्स बोलते हैं। सिंगल कोट डबल कोट दोनों ही वैलिड हैं, दोनों के अंदर लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या बताया हुआ है। एज यू कैन नोटिस वन कैन फॉर्म स्ट्रिंग लिटरल्स बाय एनक्लोजिंग टेक्स्ट इन बोथ फॉर्म्स ऑफ कोट्स सिंगल एंड डबल। फॉलोइंग आर सम वैलिड। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कुछ वैलिड स्ट्रिंग लिटरल्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो देखते हैं हम वो कौन कौन से हैं। एक लिखा हुआ है नेम, लिखा हुआ है आस्था, अब ये सिंगल कोट में लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है रिजवान, ये डबल कोट्स में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों वैलिड है। फिर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, हेलो और वर्ल्ड के बीच में स्पेस है, एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा जितने आप स्पेस देना चाहो दे सकते हो। अगली चीज़ देखो एमीज, यहाँ पर डबल कोट के अंदर सिंगल कोट लिखा हुआ है। तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर होती ना तो यहाँ पर ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देती। ये जो यहाँ पर इन्होंने ये वाला जो कोट लगाया ना अंदर वाला अपोस्ट्रोफी वाला, ये अपोस्ट्रोफी वाला कोट अगर इनको प्रिंट करना होता पाइथन के सिवा ये किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर होते तो वहाँ पर इनको एरर आ जाती। बट एज पाइथन इज़ वेरी सिंपल, यहाँ पर ज़्यादा नियम कानून नहीं होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये एमीज़ सिंपली लिखना था तो यहाँ पर इन्होंने लिख दिया ईजिली, यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आई है। ठीक है, बट दूसरी लैंग्वेज होती तो कुछ दिक्कत फेस करनी पड़ती। वो कैसे सॉल्व होती, तो वो इस एस्केप सीक्वेंस से सॉल्व होती। वो क्या होता है जस्ट 2 मिनट बाद हमको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखो एक और नेक्स्ट जो वैलिड स्ट्रिंग, देखना स्ट्रिंग मैं बोल रहा हूँ स्ट्रिंग, वैलिड स्ट्रिंग यहाँ पर जो दी हुई है वो है 129045। अब आप बोलोगे 129045 तो नंबर्स हैं, ये कोई कैरेक्टर्स का या अल्फ़ाबेट्स का तो सेट नहीं है, तो फिर इसको इन्होंने स्ट्रिंग में कैसे काउंट किया। तो आप बात समझिए, एक बात ध्यान रखना, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर नंबर्स को भी कोट्स के अंदर लिख दिया जाए, ठीक है याद रखना, अगर नंबर्स को भी कोट्स के अंदर लिख दिया जाए तो वो स्ट्रिंग कहलाता है। अब वो नंबर नहीं कहलाएगा, अगर वो नंबर होता तो हम उसको बिना कोट के लिखते, सिंपल। ठीक है, देखो आप पीछे वाला जो एग्जांपल था मैं आपको वापस वहाँ ले चलता हूँ। ये देखो यहाँ पर एज इज इक्वल्स टू 15 लिखा हुआ है, दिख रहा है, तो क्या कोट में लिखा है? नहीं लिखा। कंट्रीब्यूशन लिखा है 710.75, तो क्या ये कोट में लिखा है? नहीं लिखा। कोट में क्यों नहीं लिखा? कोट में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि नंबर्स को कोट में नहीं लिखते। बट अगर आप ऐसा कर रहे हो, कोट्स में नंबर्स को लिख रहे हो, तो अब ये नंबर नहीं रहा, अब ये क्या कन्वर्ट हो चुका है, अब ये एक स्ट्रिंग लिटरल में कन्वर्ट हो चुका है। तो कोट्स में अगर किसी नंबर को लिख दिया जाए तो वो एक स्ट्रिंग लिटरल में कन्वर्ट हो जाता है। अगला दिया हुआ है 1-X-0-25, स्ट्रिंग है, कुछ भी हो सकता है, सिंबल्स भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला दिया हुआ है 112FBD291, हाँ स्ट्रिंग में अब जब हमने बोल दिया कि पूरे नंबर्स भी अगर कोट्स में लिख दो तो वो टेक्स्ट बन जाते हैं, तो यहाँ नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन भी डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रिंग लिटरली कहलाएगा। ठीक है, ये तो हुई एक बात। जो चीज़ कीबोर्ड पे दिख रही है उन चीज़ों को तो आप डेफिनेटली टाइप कर सकते हो और उसका एक लिटरल स्ट्रिंग लिटरल बना सकते हो। अब देखो यहाँ पर एक और नई चीज़ हमको पढ़ने को मिलेगी, उसको हम देखते हैं। पाइथन अलाउज यू टू हैव सर्टेन नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग वैल्यूज। पाइथन जो है वो हमको कुछ नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स भी स्ट्रिंग वैल्यूज में इनपुट करने का फीचर प्रोवाइड करती है। अब नॉन ग्राफिक मतलब क्या होता है, तो चलिए देखते हैं नॉन ग्राफिक क्या होता है। नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टर्स दैट कैनॉट बी टाइप्ड डायरेक्टली फ्रॉम कीबोर्ड। मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जिनको हम कीबोर्ड से डायरेक्टली टाइप नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब इनका कहने का मतलब ये है, डायरेक्टली टाइप नहीं कर सकते का मतलब ये है कि अगर आप उन पर्टिकुलर कीज़ को प्रेस करते हो तो कुछ स्क्रीन पर एक्शन परफॉर्म होता है। जैसे ए दबाते हो तो ए लिखा जाता है, दैट्स इट, ओके। पर बैक स्पेस दबाते हो तो बैक स्पेस लिखा आता है क्या?
स्पेस दबाते हो तो स्पेस लिखा आता है क्या, एंटर दबाते हो तो एंटर लिखा आता है क्या, नहीं आता। तो क्या होता है, बैक स्पेस दबाते हैं तो एक कैरेक्टर मिट जाता है, स्पेस दबाते हैं तो एक स्पेस आ जाता है, एंटर दबाते हैं तो नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। तो मतलब ये तीन बटन्स ने क्या किया, कुछ एक्शन परफॉर्म किया, है ना। इन्होंने क्या किया, कुछ एक्शन परफॉर्म किया बजाय कुछ टाइप करने के। जब ऐसा कुछ होता है तो इनको क्या बोलते हैं कि ये नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स हैं। नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टर्स दैट कैन नॉट बी टाइप्ड डायरेक्टली फ्रॉम कीबोर्ड। इनको डायरेक्टली कीबोर्ड से टाइप नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर ये कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं। जो कीवर्ड्स, जो कीज एक्शन परफॉर्म करती हैं उनको नॉन ग्राफिक कीवर्ड्स कहा जाता है, नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स कहा जाता है। देखो इन्होंने लिख कर भी दिया हुआ है हमको यहाँ पर, नो कैरेक्टर इज टाइप्ड when these keys are pressed only some action takes place। वही जो अपन बात कर रहे थे, बैक स्पेस दबाया तो कोई एक्शन परफॉर्म हुआ, है ना। तो वहाँ पर उन्होंने कुछ टाइप नहीं किया, बैक स्पेस दबाने से एक्शन परफॉर्म हुआ, तो वो नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स की कैटेगरी में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो चलो ठीक है, नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स भी कुछ काम ही करते हैं, पर अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इन नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स को टाइप करना हो, ठीक है, तो यहाँ पर इन नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, पाइथन लैंग्वेज के अंदर। अब पाइथन लैंग्वेज के अंदर इन नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक चीज़ दी हुई है यहाँ पर, जिसको बोला जाता है एस्केप सीक्वेंस। ये आपको ध्यान रखना है। एस्केप सीक्वेंसेस का कब यूज़ करते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस तब यूज़ आते हैं जब हमको हमारे पाइथन के प्रोग्राम में कोई नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है। अब नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि कीबोर्ड से डायरेक्टली टाइप नहीं किए जा सकते। इनको अगर हम कीबोर्ड पे प्रेस भी करते हैं इन कीज़ को, तो वहाँ पर कुछ एक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। तो जब कभी आपको किन्हीं नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना हो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो उसके लिए आपको एस्केप सीक्वेंसेस का यूज़ करना होता है। अब एस्केप सीक्वेंसेस कैसे दिखते हैं, तो एस्केप सीक्वेंस का जो सिंबल है वो है ये, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं बैक स्लैश, ठीक। तो आपको जब कभी भी पाइथन में किसी भी नॉन ग्राफिक कैरेक्टर को टाइप करना है, तो आपको वहाँ पर एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करना होगा, जिसका सिंबल क्या होता है, जिसका सिंबल होता है एक बैक स्लैश, ठीक है। तो बैक स्लैश लगाकर आप एस्केप सीक्वेंसेस को टाइप कर सकते हो। अब कौन कौन से एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं और कैसे टाइप करते हैं, तो चलो देखते हैं। अब एक बात और समझना, बैक स्लैश का मतलब क्या हो गया कि वो एक एस्केप सीक्वेंस है। अब आपको अगर बैक स्लैश ही टाइप करना है आपके प्रोग्राम में, पाइथन के प्रोग्राम में, तो क्या करोगे, एक बार बैक स्लैश लगाओगे तो पाइथन क्या समझेगा कि तुम कोई नॉन ग्राफिक कैरेक्टर टाइप करना चाह रहे हो, एरर दे देगा। पर अगर आपको बैक स्लैश ही टाइप करना है, जैसे मुझे आउटपुट प्रिंट करना है कुछ इस तरीके से, देखो ए बाय बी, ऐसा इस तरीके से एक रैंडम आउटपुट दे रहा हूँ मैं, ये मेरी एक स्ट्रिंग है, ये मुझे पास करना है। अब अगर मैं ऐसा लिख दूँ ए बाय बी, तो यहाँ पर ए तो रीड कर लेगा, पर जब बाय बी को रीड करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है कि बाय बी जो है ये ऑलरेडी एक बैक स्पेस का सिंबल है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ए को टाइप कर देगा और ए को मिटा देगा, तो मेरी स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा, ब्लैंक, कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। तो ए स्लैश बी प्रिंट करना है तो वो ऐसे नहीं कर सकता, तो कैसे कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है, स्लैश प्रिंट करना है। अब स्लैश तो ऑलरेडी जो ये स्लैश है बैक स्लैश, ये ऑलरेडी एस्केप सीक्वेंस का सिंबल है। अगर मैं एक बार लगा के बी लिख दूंगा तो वो बैक स्लैश बी को क्या समझेगा कि ये जो मैंने बैक स्लैश बी लिखा है यहाँ पर मैं एस्केप सीक्वेंस का यूज़ कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर बैक स्पेस दबा रहा हूँ, तो ये ए को भी मिटा देगा, मतलब ये ए भी अब मिट जाएगा, मतलब मेरी स्क्रीन पे कुछ नहीं बचेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब मुझे यहाँ पर इस तरीके से ए स्लैश बी प्रिंट करना है तो मुझे ए लिखना पड़ेगा, स्लैश लगाना पड़ेगा और स्लैश के बाद एक और स्लैश लगाना पड़ेगा और फिर लिखना पड़ेगा बी। जब मैं ऐसा लिखता हूँ स्ट्रिंग लिटरल के तौर पर, तो ऐसा लिखने पर मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, मुझे आउटपुट मिलेगा ए स्लैश बी। क्यों मिलेगा ए स्लैश बी, क्योंकि अगर एक ही स्लैश लगाता तो वह स्किप सीक्वेंस समझता उसको, पर मुझे तो स्लैश ही प्रिंट करना था ना। तो जब मुझे स्लैश ही प्रिंट करना था तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक स्लैश लगाना पड़ेगा जो कि एस्केप सीक्वेंस का होगा, और उसके बाद मुझे वो सिंबल लगाना पड़ेगा जो यूज़ करना है, क्योंकि ऑलरेडी बैक स्लैश रिजर्व्ड है, तो इसीलिए मुझे 2 बार बैक स्लैश लगाना पड़ेगा। जब मैं 2 बार बैक स्लैश लगाऊंगा
तब जाकर मेरी स्क्रीन पर एक बैकस्लैश प्रिंट होगा। सिमिलरली अगर आपको सिंगल कोट लगाना है, ठीक है, तो सिंगल कोट लगाने के लिए यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ता है बैकस्लैश ए। अब ये कैसे ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो देखो कहाँ पर लिखा था अभी इन्होंने पिछली स्क्रीन पर एमीज़, तो देखो मैं लिख रहा हूँ AMY'(S) और मैंने यहाँ भी ये लगाया, यहाँ भी ये लगाया। अगर मैं ऐसा कोई वैल्यू स्ट्रिंग में पास करूं, मतलब एक आइडेंटिफायर है और वहाँ पे मैंने ये स्ट्रिंग लिटरल पास किया है, तो आप समझ रहे हो यहाँ पर ये वाला एक कोट ओपन हुआ तो इसका क्लोजिंग कोट कौन सा कहलाएगा, ये वाला। जो उसके बाद पहला आएगा वो उसका क्लोजिंग कोट कहलाएगा। तो फिर ये तो एरर देगा ना, ये क्या चीज़ है, ये चीज़ एक्स्ट्रा लिखी है ना, तो ये क्या समझेगा पाइथन की ये क्या करी है आपने, ये कुछ आपने एरर करी है, ठीक है। जब आपकी उस चीज़ को वो एरर समझेगा तो वहाँ पर उस चीज़ से बचने का क्या तरीका है, तो वहाँ पर आपको क्या प्रिंट करना पड़ेगा, AMY तो एज इट इज़ प्रिंट करना है। अब आपको अपोस्ट्रोफी प्रिंट करना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगा हुआ है। अब आप यहाँ पर अगर अपोस्ट्रोफी प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको बैकस्लैश लगाना पड़ेगा, ये साइन लगाना पड़ेगा और एस लगाना पड़ेगा और फिर यहाँ पर इसको क्लोज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ये AMY तो रीड कर लेगा, ठीक है। इस AMY के बाद ये जो अपोस्ट्रोफी S आपने जो ये लिखा हुआ है बैकस्लैश और अपोस्ट्रोफी, इसको वो एक सिंगल कैरेक्टर मानेगा और इसका मतलब क्या है उसके लिए कि ये मेरा एक अपोस्ट्रोफी है। तो ध्यान रखना इसका आउटपुट किसका, AMY अपोस्ट्रोफी बैकस्लैश के साथ और S और ये, इसका आउटपुट जो प्रिंट होगा स्क्रीन पर वो कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा। ये आउटपुट प्रिंट होगा। क्यों हुआ ये आउटपुट प्रिंट वहाँ पर, क्योंकि ये आप अपोस्ट्रोफी अगर लगा देते तो ये जो दिख रहा है आपको और ये जो दिख रहा है ये इन दोनों को अपोस्ट्रोफी के कॉम्बिनेशन मानता और फिर वहाँ से एरर आ जाती। और यहीं पर अगर एमीज ऐसा लिखना होता, डबल कोट के अंदर लिखना होता एमीज, और यहाँ पर आपको फिर से डबल कोट लगा के ऐसा कुछ लिखना होता, तो फिर क्या होता, पाइथन इसको और इसको कॉम्बिनेशन समझता तो फिर ये चीज़ एरर दे देती। तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, डबल कोट के अंदर AMY और बैकस्लैश फिर इन्वर्टेड कॉमा और इस तरीके से आप डबल कोट यहाँ पर आखिरी में बंद कर देते। अगर आप ऐसा लिखते तो यहाँ पर जो आउटपुट प्रिंट होता वो प्रिंट होता ये AMY अपोस्ट्रोफी S, ये आउटपुट अब आपकी स्क्रीन पर प्रिंट होता। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा बस कहने का मतलब ये है कि नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग है उनको अगर आपको टाइप करना है, या जो कैरेक्टर्स जिनको कीबोर्ड से टाइप नहीं किया जा सकता उन कैरेक्टर्स को अगर आपको टाइप करना है तो उनको टाइप करने के लिए एस्केप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पर और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, डबल कोट के लिए बैकस्लैश डबल कोट, बेल करके कुछ एक टॉपिक है, यहाँ पर बेल करके एक चीज़ होती है, तो वहाँ पर ऑडिबल बेल होती है, ये जनरली प्रोग्राम्स में इंसर्ट की जाती है। तो जब कभी आपको ऑडिबल बेल आपके प्रोग्राम में इंसर्ट करना है तो बैकस्लैश A, बैकस्पेस के लिए बैकस्लैश B, फॉर्म फीड के लिए बैकस्लैश F, नई लाइन पे जाना है तो एंटर प्रेस करने की बजाय आप लोग यहाँ पर बैकस्लैश N भी यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पर इन्होंने आप लोगों को एस्केप सीक्वेंसेस बताए हुए हैं। यहाँ पर ये एस्केप सीक्वेंसेस में समझने जैसा बस ये है कि एस्केप सीक्वेंसेस क्यों यूज़ किए जाते हैं, तो ये नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स को टाइप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये चीज़ हमको पता होना चाहिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझने जैसी जो है, ठीक है। इतना आपको पता है तो बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर बताया हुआ है स्ट्रिंग टाइप्स इन पाइथन। अब पाइथन में अभी तक आपने जो कुछ देखा तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि हर चीज़ जो भी लिखते हैं, जैसे ये प्रोग्राम है, यहाँ पर हर चीज़ एक लाइन में ख़त्म हो गई है ना। बट अगर आपको कोई चीज़ लिखनी है जो एक लाइन से ज़्यादा में जा रही है तो वो कैसे लिखेंगे, उसको थोड़ा सा अब हमको यहाँ पर समझना है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि पाइथन के अंदर जब कभी आपको स्ट्रिंग टाइप करना होते हैं या स्ट्रिंग्स से डील करना होता है तो स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो जनरली पाइथन के अंदर दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है सिंगल लाइन स्ट्रिंग और एक होती है मल्टी लाइन स्ट्रिंग।
ये क्या होती हैं इनको अपन आप नाम से ही समझ सकते हैं। वैसे तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग मतलब एक लाइन में लिखी जाने वाली कांस्टेंट वैल्यू, और मल्टी लाइन स्ट्रिंग में क्या होता होगा, एक से ज़्यादा लाइन में लिखाती होंगी वो। ठीक है, अब एक लाइन में लिखने के लिए कैसे लिखते हैं और एक लाइन से ज़्यादा में लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, ये हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना हमने सीखा है यहाँ पर कि लिटरल्स क्या होते हैं, लिटरल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, सिंगल कोट और डबल कोट से क्या फ़र्क पड़ता है, और उसके बाद हमने देखा नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं। नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स के बाद हमने देखा कि यहाँ पर एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस कैसे टाइप किए जाते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि स्ट्रिंग टाइप्स कितने टाइप की होती है पाइथन के अंदर। तो पाइथन के अंदर सिंगल लाइन और मल्टी लाइन मतलब एक लाइन की स्ट्रिंग और एक से ज़्यादा लाइन की स्ट्रिंग, तो दो तरीके की यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप्स होती हैं। इतना आज हमने देखा। आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर इसी टॉपिक से आगे बढ़ेंगे, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स के आगे से। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।